आज का हमारा नावल है शामा पै गईयाँ, जिसके राइटर है मंशा मोहसिन अली। नावल के बारे में बात की जाए तो नावल के बारे में रिव्यू दिया गया था कि नावल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कैप्टिवेटिंग है, इमोशनल है, सारे कैरेक्टर्स वेल रिटन है और मस्ट रीड है। नाम से ही शुरू की जाए तो मुझे पर्सनली नाम बहुत अच्छा लगा है नावल का। आई गेस मैं इसको सही रीड कर रही हूँ, शामा पै गईयाँ ही लिखा है। और मैंने पूरा नावल तो नहीं रीड किया अभी तक, लेकिन हाँ नावल का कुछ हिस्सा मैंने रीड किया है। और मैं आपको बताऊँ नावल बहुत अच्छा लिखा है, वेरी वेल रिटन स्टाइल है। एवं बस नावल नहीं है, आपको लगेगा कि हाँ नावल का लिखने का स्टाइल मैच्योर है। मैच्योर राइटिंग जिसको कहते हैं वही आपको देखने को मिलेगा। और मुझे लगता है कि नावल आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, आई होप सो। तो चलिए नावल शुरू करते हैं बिना किसी मज़ीद गुफ्तगू के। और मेरी आखिरी और पहली रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेचारी बच्ची का कुछ भला हो जाए। आगे चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि सब इस तरह हो। आखिर हम तीनों अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर अदाकारी करने में क्यों मसरूफ़ हो गए हैं? कहीं हमने अपना असल खो तो नहीं दिया? उन तीनों ने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल इस मेज़ के गिर्द बैठकर सुलझाए थे, मगर ये पहली बार था कि आज वो तीनों खाने के मेज़ पर बैठकर भी अपने मसाइल नहीं सुलझा पाए थे। असल की गुमशुदगी तो सुहान रूद थी ही, मगर वो तो सोच की इस हकीकत का शिकार थे कि मुस्तकबिल करीब में आखिर वो क्या क्या गुम करने वाले थे, खोने वाले थे। ज़िंदगी के सांप सीढ़ी के इस ख़तरनाक खेल में वो जैसे मौत के दहाने पर आन खड़े हुए थे। कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा था। तीनों के सामने पड़े कपों में चाय तकरीबन सूख चुकी थी, वो ठहरे पानियों में ढल रहे थे। अब्बा मियाँ ने ज़िंदगी में किताबों, फ़लसफ़ों, थ्योरियों से हर मुमकिन इस्तिफ़ादा किया था, मगर आज वो पहली बार अपने आप को बेबस पा रहे थे। डाइनिंग हॉल की दीवार पर टंगा वॉल क्लॉक उन्हें किसी जोकर से कम तो हरगिज़ नहीं लगता था। उसे तो जैसे आवाज़ लग गई थी, पपतियाँ कसता था, आवाज़ें लगाता था, और वो सब सुनने और बर्दाश्त करने पर मजबूर थे। ज़िंदगी के कोर्ट में हर केस नहीं जीता जाता। ज़िंदगी से बढ़कर कोई अयार चालाक देखने में नहीं आया। पिछले आधे घंटे और 13 मिनट से सानी महात्मा गौतम बुद्ध के सांचे में ढकी पथराई हुई नज़रों से कार्निस पर सजे क्रिस्टल के गुलदान को देखे जा रही थी, जिसके फूल बदलने की अशद ज़रूरत थी। अब्बा मियाँ के ध्यान की खिड़की आखिर खुली गई थी और उन्हें याद आया था कि वो चीनी का सुर्ख और नीले रंग का इम्तिजाज वाला गुलदान उनका जर्मन दोस्त फेरी कार्मन लाया था। कितना शौक़ था उन्हें बाहर के मुल्कों के लोगों से दोस्तियां करने और उनसे गप्पे हाँकने का, मगर इस वक्त जब मौका मौजूद में डाइनिंग हॉल की इस कबीदा और दो रंगी फिजा में बैठे उन्हें शिद्दत से एक बात का एहसास हुआ था। ज़िंदगी में दोस्तों के ढेर ज़रूरी नहीं होते। इंसान की ज़िंदगी में आने वाला हर फ़र्द कोई ना कोई मसला लेकर आता है और मसलों के रेशम सुलझते नहीं। सानी का इर्तकाज़ मानो कि उसकी गोद में आकर चुपके से बैठने पर टूटा था, वरना अब्बा मियाँ को खदशा था कि आने वाले कुछ मिनटों में शायद वो इर्तकाज़ की कुव्वत से जर्मन गुलदान टूटकर चकनाचूर हो जाता और फर्श पर जा बजा कांच टुकड़े बिखर जाते। सानी ने मानो के लंबे घने बालों में हाथ फेरने शुरू कर दिए थे। वो सफ़ेद रंग के लंबे बालों वाली बिल्ली खामोशी से उस घर के उन तीनों अफराद को बगौर देख रही थी। उन्हें क्या मसले थे, क्या दुख थे? क्या वो वाकई अपना असल कहीं गुम तो नहीं कर बैठे? तुम्हारे लिए लजानिया बना दूँ, तुम्हें बहुत पसंद है ना? अब्बा मियाँ के इस ऑफ़र पर बिल्ली से खेलती सानी ने तो सर नहीं उठाया था, मगर उस घर के तीसरे किरदार के बुत में लाजमी जान पड़ गई थी। ज़किया उर्फ ज़की ने अपने नाखूनों से पॉलिश को कुरचते हुए अब्बा मियाँ को बगौर देखा था। अब्बा मियाँ, शायद आप भूल रहे हैं कि इस वक्त हम लजानिया से बड़े मसले में गिरफ्तार हैं। कबूतर के आँख बंद करने से बिल्ली भाग नहीं जाती, वहीं ताक में बैठी रहती है। उस वक्त हम तीनों कबूतर हैं और हमारे मसले बिल्लियाँ ये यही हैं। शायद इन्हें ऐसा ही तो होना होगा। मसलों से फ़रार इंसान को सारी ज़िंदगी सफ़र में रखता है। ज़की ने तीखी नज़र सानी के रंग बदलते चेहरे पर भी डाली थी, जो सफ़ेदी में बदलता जा रहा था जैसा कि चूने के कोई बुत। अब्बा मियाँ को आज पहली बार ज़किया की हकीकत पसंदी और मामला फहमी जैसी खूबियों से खौफ आया था। वो नकाब उतार कर अगले को नंगा करके रख देती थी। सफाक होना उसे नहीं कहते। सानी के हाथ तो फिसलती मानो खरामा खरामा फर्श पर चलती लोटनियाँ लगाती दरवाजे से बाहर निकल गई, और इस सारे अमल का ज़की की आंखों ने पीछा किया था। ज़की को गुफ्तगू के इस हिस्से में पहली बार ये एहसास धचका पहुंचा गया था
कि अब्बा मियाँ तो अब बूढ़े हो रहे हैं, झुकने लगे हैं। आखिर वो कब तक उन दोनों का बोझ ढोते रहेंगे। वो किसी न किसी तरह मसले के हल की खोज में लगी हुई थी। लॉन के जालीदार दुपट्टे को सर पर फैलाए बैठी सानी के चेहरे पर आज हमेशा से कुछ अलग ही थे, जो उस घर के दोनों अफराद नहीं देख पाए थे। सानी, तुम ठीक हो ना? सारे वजूद का बोझ सफ़र करता हुआ पलकों पर आकर ठहर गया था। पलकें झपकने में सदियां लगी थी। दरियाओं पर बार बार बंद नहीं बांधे जाते, तनकर सीना सेर नहीं हुआ जाता। ज़िंदगी में कभी तो किसी नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पर एक लंबी सी चीख के बाद औंधे मुँह गिर कर फूट फूट रोने को मन करता है ना। ये सारी कैफियत उस पर तारी थी। वो डिबडिबाया हुआ लहजा ज़किया फराज को पत्थर में ढाल गया था। मैं ठीक नहीं हूँ। अब्बा मियाँ के हाथों की लर्जिश, ज़की का धड़कन रोकता दिल, कमरे की दीवारें सारे राजों से बखूबी वाकिफ़ थे और सच झुकर के चुप भी थे। सानिया, स्पेगेटी बना दूँ, खाओगी? अब्बा मियाँ के मुंह से बेरब्त फिक्रे फिसल रहे थे। ज़की ने रिस्ट वॉच का हुक बंद करते हुए झुंझलाकर सर उठाया। अब्बा मियाँ, हम जिंदगी में स्पेगेटी से ज़्यादा बड़े मसले में गिरफ्तार हो गए हैं। वो अपनी बातों में हमेशा की तरह उलझे थे। अब्बा मियाँ जाने क्यों अगले को उसका पसंदीदा खाना खिलाकर ही मसला हल करने पर उकसाते थे। ज़िंदगी की हर चाल कामयाब नहीं होती। शतरंज के हर मोरे के हिस्से में मात आती है। इस बार मात सानिया फराज के हिस्से में आई थी। उसने मुझे तलाक दे दी है। आपने अब्बा से तलाक क्यों ली थी? क्या वो एक अच्छे इंसान नहीं थे? राफिया बेगम को सारी ज़िंदगी ये बात समझ में नहीं आई थी कि वो ये सवाल हर रोज़ हर बार खाने की मेज़ पर ही क्यों करती थी। तुम इस सवाल के जवाब के लिए अभी बहुत कम उम्र हो। मैं बच्ची नहीं रही अम्मी, मैं जानती हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। बाकी बहन भाई अपने अपने होमवर्क की कापियाँ खोले बैठे पराठे के निवाले लेते हुए पाए जाते और वो इस बात से बखूबी वाकिफ़ भी थे कि उनकी बड़ी बहन का अक्सर दिमाग चल जाता है और उसे उल्टे सीधे सवाल करने की बीमारी है। वो जब तक खाने की मेज़ पर बैठी होती थी यूं ही अपने सवाल और जवाब से अपनी माँ का जीना हराम किए रखती थी। शायद उसके उन्हीं सवालों की वजह से अभी तक राफिया अपनी माजी भुलाने में किसी भी हद तक कामयाब ना हो पाई थी। नर्मो नाजिक सरापे, दिलकश अंदाज और मादियत परस्त सोच वाली वो एक शानदार औरत थी। ज़िंदगी, शादी और दौलत को वो एक तिकोन की तरह जोड़े रखती थी और अक्सर औकात उन्हें ऐसे जुमले सुनने को मिलते, राफिया, तुम ज़िंदगी को इस नज़रिए से क्यों देखती हो? तब वो एक बुलंद बांग कहकर इसे अगले को चुप करवा देती थी। ज़िंदगी एक बार मिलती है, शादी भी एक बार होती है। इस जुए में ज़ात हारती है तो तराजू में दौलत लाजमी है। फराज अहमद को छोड़कर वो अभी तक किसी भी पछतावे का शिकार नहीं हुई थी। वह अपने हक़ के लिए लड़ने को हक़ बजानिब समझती थी। तुम सवालों से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो क्यों नहीं देती सानिया? मैं अपनी क्लास की सबसे ज़हीन लड़की हूँ। शेक पीती हुई वो अच्छा खासा बुरा मान गई। उसे अपने राज छिपाने में बड़ा मज़ा आता था। वो अपनी अकेली खुद ही दोस्त थी। लंबी दोपहरों में उसका ज़्यादातर वक्त घर के पिछले हिस्से में बने बागीचे में गुजरता था। झूले पर बैठे बैठे कभी तो वो नींद में ही चली जाती। बागीचे के सारे फूलों की गिनती उसे अजबर थी। वो इस बात से भी वाकिफ़ थी कि बाग में कितने घोंसले थे, किन किन परिंदों के थे और उन घोंसलों में पड़े नन्हे बच्चों और अंडों की सही तादाद से भी वो वाकिफ़ थी। ज़िंदगी उसके लिए सरापा हैरत थी और वो हैरत की दिलदादा शिदाई। स्कूल से वापसी पर वो सड़कों के पत्थर उड़ाती हुई आती थी। वो बेशक एक अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी, जाने क्यों और कैसे उसमें कॉम्प्लेक्सेस बढ़ने लगे थे जिनकी नौयत और गहराई से वो वाक़तन अनजान थी। साइंस उसे बोर और अजीब सी मशीनें तासिर वाली लगती थी। रंगों, बारिशों और शायरी में उसकी जान थी। इंटर में कॉलेज में दाखिला से पहले घर में घमासान का रन पड़ा था जब उसने इत्मीनान और सुकून से हमेशा की तरह अपनी माँ की खुशी को गारत किया था। मैं इंटर में साइंस न लेने का सोच चुकी हूँ। फैयाज़ साहब, जो कभी राफिया और उसकी बेटी के मामलों में नहीं पड़ते थे, वो भी सर उठाकर देखने लगे। चिली सॉस का डब्बा उठाती राफिया पल भर को जैसे थम सी गई थी। क्या कह रही हो तुम? मैंने कुछ ठीक से सुना नहीं। वो सर्द लहजा रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ाकर रख देने वाला था, मगर सानिया फराज पर उसका चंदा असर न हुआ था। मुझे आगे आर्ट्स पढ़ना है। ये उसका इत्मीनान और सुकून भरा फ़ैसला कुल लहजा राफिया का इत्मीनान तबाह करके रख देता था। वो फैयाज़ साहब को मुखातिब करने पर मजबूर हुई थी, जो खाने की मेज़ पर हमेशा ही खामोश पाए जाते थे।
फैज़ी, ज़रा इस लड़की को देखे तो ये क्या कह रही है कि आगे साइंस नहीं पढ़नी। ये तो साइंस और तरक्की टेक्नोलॉजी का दौर है। साइंस और बिजनेस फील्ड टॉप पर है। आर्ट्स में घिसी पिटी शायरी और कहानियों के सिवा कुछ नहीं होता। हर कामयाब इंसान ने साइंस नहीं पढ़ी होती, और तुम उन कामयाब लोगों में से हो भी नहीं। राफिया ने बेबसी से फैयाज साहब को देखा था, जो टिश्यू बॉक्स से टिश्यू खींचते उठ गए थे। सॉरी, मुझे आप दोनों माँ बेटी के मसलों से कोई दिलचस्पी नहीं, आप खुद ही सुलझाएं। छोटा तलहा आधे घंटे से बर्गर खाने में मसरूफ़ था। उसे खामोशी बहुत पसंद थी, मगर वो खुद कभी खामोश नहीं रहता था। बस दूसरों को चुप देखना उसकी ख्वाहिश थी। आखिर इस घर के लोग इतना ऊंचा क्यों बोलते हैं? क्या इनके कान नहीं फटते? अनकरीब ये सारा घर बहरा हो जाएगा। सबसे पहले मेरी बड़ी बहन सानी, चूहे की नानी। राफिया ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए प्लेटों के ढेर को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पटकना शुरू कर दिया था। सानी तनफन करती बाहर निकल गई थी। राफिया सख्त तैश और बेचैनी में मुब्तला नज़र आ रही थी। मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम आर्ट्स लेती हो। वो शाम हंगामे की नज़र हो गई। ज़की रिसीवर थामे खड़ी की खड़ी रह गई। जब भी वहाँ से कोई ऐसी कॉल आती थी, वो ज़मीन में कील की तरह गड़ कर रह जाती थी। वहाँ से आने वाली फ़ोन कॉल्स के बाद वो उसे काफ़ी वक्त लगता ख़ुद को संभालने में, और कुछ भी डिप्रेसिंग सोचने से कभी कामयाब हो जाती और कभी नहीं। अब भी वो अजीब खामोश और गूंगा सी कैफियत में थी। दूसरी तरफ राफिया बराबर बोले जा रही थी, अपने बाप से कहना कि अभी तक सानिया घर नहीं आई। जाने क्यों ज़किया ने उनके अल्फाज में परेशानी तलाशनी शुरू कर दी थी, मगर वहाँ तो सिर्फ जिम्मेदारी गालिब थी। वो आपकी बेटी है, सिर्फ मेरी बेटी नहीं है। फराज बाप है उसका, और जिस घर में रहती है वो कौन है उसके? ज़किया फराज ने हर ऐसे मौके पर राफिया बेगम की सांसें रोककर उन्हें गुमसुम किया था। आज कॉल मिलाने से पहले वो कितनी दुआ गो थी कि कम अज़ कम आज के दिन तो उनकी उससे बात ना हो, जो लगी लिपटी रखे बगैर अगले को चारों शाने चित करके रख देती थी। वो दोनों गैर महसूस अंदाज में एक दूसरे से मुतनफ़िर थे, और इस बात से बखूबी वाकिफ़ भी थी। वो आपके घर में रहती है आंटी, आप माँ हैं उसकी। आपको तो उसके बारे में हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की खबर होनी चाहिए। उसकी तो वो सगी औलाद है ना। मुझे उम्मीद है कि आप दोबारा कभी भूल कर भी इस घर में कॉल करने की जहमत नहीं करेंगी। कॉल कब की कट गई। उस शाम ज़की ने किसी गुलदान के फूल नहीं बदले, कोई तारीख नावल नहीं पढ़ा, बस गार्डन में टहलती हुई ज़मीन नापती रही। जाने वो कहाँ गई होगी, कैसी होगी, घर वापस आई होगी या नहीं। वो घर से बार बार बाहर क्यों भाग जाती है? क्या वो लोग उस पर जुल्म करते हैं? खैर, मुझे क्या, मैं क्यों इतना सोचकर परेशान हो रही हूँ। अस्तराब ने उसे बिल्कुल बेबस करके रख दिया था। चाय पीते हुए अब्बा मियाँ ने उसकी परेशानी की गहरी होती लकीरों को बगौर देखा था। कोई परेशानी है क्या? चाय पीते हुए वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। नहीं अब्बा मियाँ, आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ भाई पूछो। आप सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? सवाल बहुत संजीदा था। कुछ महीने के वक्फों में यह सवाल लाजमी दोहराया जा रहा था, और अब्बा मियाँ अभी तक उस सवाल के आदी नहीं हो पाए थे। वो हंसने लगे, यहाँ तक कि उनकी आंखें पानी बन गई थी। चाय का कप थामे वो मुंतज़िर बैठी थी तुमसे, और यहीं आकर वो इस्तराब के जाल से निकली थी। गुलदानों के फूल बदले के तारीख़ी नावल के वर्क गर्दानी शुरू हो गई। अब्बा मियाँ हैरत से ज़किया फराज का ये अंदाज़ देख रहे थे। इंसान भी ना, बस। तीसरी बार ठोकर खाकर खड़े होते हुए वो ये जान गई थी कि अपना बोझ खुद ही ढूंढना होगा और कोई उठाने नहीं आएगा। ज़िंदगी की यह हकीकत कितनी तल्ख़ और शफ़ाक़ होती है कि आप ही अपने लिए होते हैं, कोई भी दूसरा आपके साथ नहीं होता। दुपट्टे से खुद को ढांपे वो सड़कों पर तन्हा चल रही थी। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। यकबस्ता हवाओं के साथ बारिश की बूंदें उसके हाथों पर पड़ रही थी। सड़कों के किनारों के साथ साथ चलते लोगों में कोई भी तन्हा नहीं था। हर किसी के साथ कोई ना कोई था। वो अपनी हथेलियों की लकीरों को बस देखती रह गई। शाम का रास्ता था। तन्हाई, वहशत और उदासी थी। थकन से चूर निढाल होकर सानिया फराज ने अपने आप को घर के दरवाजे पर खड़ा पाया था। ऊपर छाजो छाज आसमान बरस रहा था, और इधर उधर दिल की बस्ती सैलाब में आ गई थी। दुपट्टे में मुकीद वो सांवले पाँव आज जाने कहाँ कहाँ की खाक छानते रहे थे। सबसे पहले तलहा की नज़र पड़ी तो वो चिल्लाया, सानी, चूहे की नानी आ गई। रशियन सलाद खाते फैयाज साहब ने मामूल के अंदाज में उसे देखा था और दोबारा फिर से सलाद टोंगने लग गए थे। वाकई उन्हें उन दोनों माँ बेटी के मसलों से कोई भी सरोकार नहीं था। राफिया बेगम किचन से डोंगा लेकर बाहर आई थी। उसे देखकर ठटकी थी और उनके तने हुए आसाब लम्हा भर को ढीले पड़े थे।
तुम आ गई सानिया। हमेशा की तरह मामूल बस एक सवाल और जवाब में सीढ़ियाँ चढ़ती उसकी खामोशी। खाना खाओगी? कैसा पुरतकल्लुफ़ सा अंदाज़ था। वो रुकी नहीं, पलटी और उन्हें देखा। अम्मी, मैं आर्ट से पढ़ूंगी। आज राफ़िया बेगम एक बात तस्लीम करने पर मजबूर हो गई थी कि फ़राज़ की दोनों बेटियों को राफ़िया बेगम को मिनटों में चुप कराना आता था। वह गहरी सांस लेकर रह गई। ज़िंदगी उन्हें अजब मोड़ पर ले आई थी। कॉलेज में आर्ट्स के मज़ामीन लेकर उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी थी। कॉलेज एक नई दुनिया थी जहाँ की दिलचस्पियों और तरजीहात में जाकर वो पिछली बातों, मसलों, लोगों भूल जाती थी। दोस्त बनाना तो खैर वो अब भी नहीं सीखी थी। ज़्यादा वक्त साइंस ब्लॉक की सीढ़ियों, नहर किनारे और नोटिस बोर्ड के गिर्द हुजूम के देखने में गुजर जाता, या फिर लाइब्रेरी के मुकद्दस खामोशी में वो अल्लामा इकबाल के फ़लसफ़े, खुदी की किताबें पढ़ने में गुम हो जाती। पहले वो कम गो थी, मगर कॉलेज जाकर तो वो जैसे बोलना ही भूल गई थी। आखिरकार खुदा खुदा करके उसने अपनी तरह की एक दोस्त मरियम उर्फ मोमी ढूंढ ही ली थी, जिसको खाने पीने का काफ़ी शौक़ था और उसका बैग हमा वक्त चिप्स, पापड़ और चॉकलेट से भरा रहता था। आम रूटीन के अलावा लेक्चर के दौरान भी उसका मुंह चलता रहता। वो एक फूडी गर्ल के तौर पर मशहूर थी। पूरा कॉलेज उसकी नज़रों में रहता और ताज़ा तरीन अपडेट्स उसके पास होती थी। मोमी एक जिंदा दिल लड़की थी जो कि सानी में भी ज़िंदगी के इलेक्ट्रिक शॉक्स दौड़ाना चाहती थी। वह अक्सर उसे पास बिठाकर नसीहतें करती। मेरी जान, ज़िंदगी के मसले झमेले कभी ख़त्म नहीं होंगे, मगर हम इंसान लाजमी ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से अच्छा गुजारो। मसले तो चलते ही रहेंगे। रोज़ रोज़ रोने पीटने से तो आंखें भी रोने की आदी हो जाती हैं। आंसू अच्छे लगने लगते हैं। उठो और ख़बरदार, जैसे रोता बिसोड़ता मुंह बनाया, बहुत मारूंगी तुम्हें। आओ चना चाट खाने चलते हैं। कदम चना चाट की तरफ बढ़े तो ज़िंदगी के मसलों की कड़वाहट ज़रा कम पड़ गई। सानिया फ़राज़ ने भी कह कहो का साथ देना शुरू कर दिया और उसमें ज़िंदगी जागना शुरू हो गई थी। तो ये तय था कि दोस्तों को बदलने में लम्हे लगाते हैं, फिर कह कहे तो गूंजते ही हैं। राफ़िया बेगम और फ़राज़ साहिब ने गाड़ी के दो पहियों की तरह ज़िंदगी गुजारने की अपनी पूरी कोशिश की थी, मगर बेसूद। वो दोनों अपनी उन कोशिशों में कामयाब नहीं हो पाए थे। जाने वो सब में कसूर किसका था। अपने वालिदा के मजबूर करने पर उन्होंने राफ़िया जैसी तरहदार, हसीन और दिलकश लड़की से शादी तो कर ली थी, मगर आगे आने वाली ज़िंदगी उन दोनों के लिए कुछ ख़ास अच्छी साबित नहीं हुई थी। वो जितनी आइडियलिज़म की कायल और मादियत परस्ती के जुनून में मुब्तला थी, वो उतने ही हकीकत पसंद, सादा और किफ़ायत शुआर इंसान थे। राफ़िया को उनकी ये किफ़ायत शुआरी और सादगी एक आँख नहीं भाती थी, जिसका इजहार वो अक्सर अपनी गुफ्तगू में करती रहती। इस घर और मेरी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में कुछ भी आसानी से नहीं बदलने वाला। हाथ हल्का रख रख कर भला कब तक ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। ऐसे छोटे घरों के मसले तो कभी भी ख़त्म नहीं होते, बस घरों के मकीन ज़रूर अगले जहाँ सुधार जाते हैं। आखिर तुम्हें क्या कमी है इस घर में? इतना अच्छा खाने पीने और पहनने ओढ़ने को मिल रहा है तुम्हें। तुम ज़िंदगी में आखिर और क्या चाहती हो? इन चूना लगी दीवारों वाले घर में ज़िंदगी गुजर जाएगी। दाल और सब्ज़ी, गोश्त गरीबों के घर ही पकता है। कपड़ा लत्ता ख़रीदने से पहले जेब को देखना पड़ता है कि गुंजाइश है भी या नहीं। वो दोनों अल्फाज की जंग से ना हारते थे। रोज़ रोज़ के झगड़ों ने तूल पकड़ लिया था। फ़राज़ साहब खामोश तिब आदमी थे। आए रोज़ की चुपकलिश ने उन्हें डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया था। हर शादी ब्याह का त्यौहार और ईद की खुशियाँ झगड़ों की नज़र हो जाती। वो हर मुमकिन इस सब से बचने की कोशिश करते थे, मगर कब तक। वालिदा और राफ़िया के आए दिन की चुपकलिश और बेबाक झगड़ों ने घर का माहौल मकदर कर दिया था। और फिर वालिदा के इंतकाल के बाद घर में वो दो ही अफराद बचे थे, मगर जिनके आपस में बनती ही नहीं थी। राफ़िया आए दिन मैके के चक्कर लगाती पाई जाती थी। घर की सफाई, अपने कपड़े धोने से लेकर खाना पकाने तक वो सारे काम खुद करने लगे थे। ये ही नहीं था कि राफ़िया को कुछ बनाना नहीं आता था या उसके हाथ में जायका नहीं था, बल्कि उसके हाथ के पके खानों के सारे ख़ानदान में धूम थी। जो भी खाता था उंगलियां चाटता रह जाता। कभी कभी अतवार के सुबह नाश्ते के मेज़ पर वो समझाते हुए नज़र आते थे, मगर ढाक के वही 3 बात राफ़िया कभी भी उन्हें नहीं समझ सकी थी। देखो राफ़िया, ये दिन गुजर जाएंगे। जल्द हम किसी अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाएंगे। इस तवील बरामदे, सुर्ख ईंटों वाले फर्श के घर में, जिसकी दीवारों से अंगूरों की बेलें लटकी हुई नज़र आती थी, राफ़िया को 100 ऐब नज़र आते थे। वाह, मैं तो जब से इस घर में आई हूँ यही सब सुन रही हूँ। ये कैसा घर है जो मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता। कुछ तो हौसला रखो, वक्त तो लगेगा।
कितना वक्त, दिन, महीने या साल आसपास के लोगों के घर और गाड़ियाँ देखती हूँ तो कलेजे पर हाथ सा पड़ता है कि जाने कब हमारे भाग जागेंगे। अम्मा को तो मैं माफ़ नहीं करूँगी, किस घर में मेरे नसीब फोड़े हैं। मुझसे सौतेलियों जैसा सलूक किया गया। उनके लहजे की मलामत और अफसोस फराज साहब का बीपी शूट कर देता था, मगर वो बेचारे कितने जत्नों से खुद को संभालते हुए थे। मेरी बात समझने की कोशिश करो, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तुम पढ़ी लिखी हो, जाहिलों की तरह जल्दबाजी से काम क्यों ले रही हो? सारे मामले को समझने की बजाय वो अलग अपना तमाशा रचाए रोटी पीटती सीढ़ियों पर जा बैठती थी। जाने उनके दिल में रुपये पैसे की कैसी हवस थी जो सैर होने का नाम ही नहीं लेती थी। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला अपनी ज़िंदगियों का मवाजना दूसरों से करना था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनके ये मवाजने उनके अपने ही घर की बुनियादें खोखली कर रहे थे। मवाजनों की वजूहात चाहे जो कुछ भी हो, मगर ये घरों को सलामत नहीं रहने देते। और यही राफिया बेगम की सबसे बड़ी गलती थी। इस गलती की वजह से वो पछताने वाली थी। हसद, मवाजना, इसराफ, पैसे की हवस जैसी इखलाकी बीमारियों ने उन्हें फराज साहब से अलहदगी पर मजबूर कर दिया था। मैं उस वक्त 4 साल की थी जब अम्मी और अब्बू दोनों में अलहदगी हो गई। अम्मी ने मुझे अपने पास रख लिया और कभी अब्बू से मिलने नहीं दिया। मैं कोई 2 या 3 बार ही उनसे ईद के मौके पर मिली होंगी। सानिया फराज की दास्तान हयात सुनते हुए सदा की चटोरी मुँह में चिप्स का तीसरा पैकेट खोल रही थी। कुछ लड़कियां एडमिन ब्लॉक के सामने वाले गार्डन में लोकाट के दरख्तों पर टंगी हुई थी और खट्टे रसीले लोकाटनों की शाही दावत उड़ा रही थी, जो मज़े के साथ साथ मुफ्त भी होते थे। डिज़ाइनर ग्रुप कपड़ों पर बहस कर रहा था, जिनकी आवाज़ें वक्फे वक्फे से गूंजती थी। उफ़, कितने महंगे होते हैं ये ब्रांडेड कपड़े, बस इनका नाम बिकता है वरना क्वालिटी कुछ खास नहीं होती। मैंने जो कुर्ता लिया था इसमें कोई 5 कट लगे हुए थे। हर इंसान की अपनी अपनी दिलचस्पियाँ और मयार थे और हर एक दूसरे से मुनफरद और अलग शनाख्त का मालिक था। चंद फिट के फासले पर अदब की दिलदादा मखलूक भी बहस मुबाहिसे में मशगूल थी। निम्रा मत पूछो, जो अली ज़ेरियन और तहज़ीब हाफ़ी की शायरी है। तहज़ीब हाफ़ी की पर्सनालिटी भी गज़ब की है। साइंस ग्रुप के अपनी परेशानियाँ थी। फरवा, मेरे लिटमस का रंग रेड नहीं हुआ, इसका मतलब मेरा तजुर्बा इस बार भी फ़ेल होगा। सानिया यूं ही लोगों के हुजूम में गुम हो जाती। लोगों की ज़िंदगियों में दिलचस्पियों के कैसे महवर थे। लोग हंसते थे, बोलते थे और अपने दिल की भड़ास निकालते थे। सुनहरी धूप फैली हुई थी। मैं नाए दम साधे थकी थकी शाखों पर बैठी थी। मोमी ने मुफ्त को कॉटन पैक सानी को पकड़ाते हुए मदब्बराना से अंदाज में नसीहत की थी। इतना ना सोचा करो, ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। ज़िंदगी पहले ही बहुत मुश्किल है मरियम, भला सोचने या ना सोचने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। बस कभी तो बंदा अच्छे अल्फाज भी मुँह से निकालता है। अरे भाई, ज़िंदगी जियो, हंसो, खिलखिलाओ। पहले ही बूढ़ी और कनौती रूहों की ज़मीन पर बोझ बहुत है। कम अज़ कम मैं नहीं चाहती कि तुम भी उनमें इजाफ़ा का बाइस बनो। तुम कह सकती हो चूँकि तुम कारी हो, कहानी का वो किरदार नहीं हो जिस पर गुज़रती है, जो लम्हा लम्हा मरता है। बाप की शक्ल तक नहीं देखी और माँ को भी अपनी औलाद में बटा हुआ पाया है। ऐसे दुखों पर तो रोया जाता है, सुकून की सांस कहाँ आती है। और तुम्हें लगता है कि रोने धोने से सारे मसले हल हो जाते हैं। आज तक दुनिया में किसी के भी हल हुए हैं? नहीं ना, तो तुम्हारे भी नहीं होंगे प्यारी सानी, उर्फ चूहे की नानी। आखिर में उसका लहजा काफ़ी शर्मीर हो गया था। सानी ने कोक का खाली टिन उसे दे मारा। अब्बा मियाँ, आखिर वो बेटी है आपकी, आपको उसकी याद आती होगी। उसकी हर बात का आपको इल्म होना चाहिए। टालस्टाई का अपना कैरेनीना पढ़ते हुए उन्हें मजबूरन सर उठाकर ज़किया को देखना पड़ा था, जो अनार का जूस उनके सामने रखकर खुद सामने सोफ़े पर बैठी अपने गिलास से जूस के घूंट ले रही थी। बेशक वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे के बेहतरीन दोस्तों में शुमार होते थे, मगर हर बार ऐसी सूरत हाल अब्बा मियाँ को बौखला कर ज़रूर रख देती थी। वो टालस्टाई के दीवाने थे। टालस्टाई की तहरीरें उनके लिए जैसे स्लीपिंग पिलो का काम करती थी और वो हमेशा से इस सब में खलल डालना लाजमी समझती थी। हाँ, मुझे उसकी याद आती है और मैं उसके बारे में हर बात जानने की कोशिश भी करता रहता हूँ। उनके लहजे में ज़मानों की थकन थी। ज़किया फराज के दिल पर हर बार एक अजीब सी चोट पड़ती। वही इंसानी नफ्सियात के जो मेरा है वो सिर्फ़ मेरा हो, चाहे कोई चीज़ हो या कोई रिश्ता। हाँ, मुझे इल्म था कि आप उसे कैसे भुला सकते हैं और आपको उसके बारे में हर खबर होगी। तो क्या इसी वजह से वो राफिया बेगम की हर कॉल के बारे में उनसे छुपा लेती थी?
अब्बा मियाँ ने किताब साइड टेबल पर रखकर अनार का जूस पीना शुरू कर दिया। उन्हें वो नन्ही गुड़िया अजब वक्त में याद आई थी। दिल था कि मुट्ठी में मसला जाता था और वजूद ये कि लोबान की तरह सुलगता था। राफिया आंटी उसे आपसे मिलने क्यों नहीं देती? ज़किया को कितना शौक़ था इतने मुश्किलात सवाल करने का कि जिनके लिए लुग़त खंगाली जाए। अब्बा मियाँ एक एक करके खनराते चले जाते। उस औरत की नफ्सियात मैं नहीं समझ सकता। मैंने अपनी बेटी उसे बख्श दी। तुम जानती हो ज़क्को कि तुम्हारा बाप पत्थर दिल और सख्त आदमी नहीं है। वफ़ा करने वाली औरतें राफिया बेगम जैसी तो नहीं होती। वो बेख्याली में खाली गिलास थामे अभी बैठी हुई थी। राफिया बेगम के दूसरे शौहर ने उनकी पहली औलाद को कैसे कबूल कर लिया ये तो मुझे नहीं पता बेटा, मगर मुझे लगता है वो अच्छे हाल में नहीं है। वो उसके लिए तो पराया ही घर होगा। असल छत तो सगे बाप की होती है जिसके तले बेटियां रुखसत होती हैं। मैं अभी तक सानिया फराज का कर्जदार हूँ। खिड़कियों की चटखनियाँ झटके से एक एक करके गिर गई थी। हवाओं में सन्नाटा फैल गया और वो दोनों वजूद के गुंबद में कैद होकर बैठ गए थे। और राफिया बेगम ने तो फयाज साहब जैसे मामूली शक्ल और कारोबारी शख्स से शादी ही इस शर्त को मद्देनज़र रखते हुए की थी कि वो सानिया को साथ रखेंगी। पहले तो एतराज़ात हुए, फिर ये मुतालबा भी आखिर मान लिया गया। वो उस घर में आई तो इतने खूबसूरत लंबे बाग कार पौच वाले घर को टुकुर टुकुर देखती थी। पहले तो उसे ये घर अच्छा लगा था, मगर बाद में पाए बाग के अलावा उसे कुछ भी तो अच्छा नहीं लगा था। गार्डन में बाहर के मुल्क के फूल पौधे थे जहाँ एक अलग थलग सी दुनिया आबाद थी। वो दिन का बेशतर हिस्सा मालियों के चलते हुए हाथों को देखती रहती। माली भी उसे देख देख कर हैरान होते कि वो लड़की कितनी तेज़ी से जगह बदल लेती। अब वो टेरेस से झांक रही है, अब वो सीढ़ियों पर बैठी है। ज़रा सी देर में वो दरख्तों के साए तले चहलकदमी करती पाई जाती। बिलाशुबा वो उस घर का एक दिलचस्प किरदार थी। बाबा, मैं सानिया बात कर रही हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना। सिसकियों, आहों और वहशत में डूबा कपकपाता हुआ लहजा ज़की को जैसे खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ गया। वो जो सोचती रहती थी कि किसी रोज़ ऐसा होगा, और हो भी गया था। रिसीवर थामे वो खड़ी की खड़ी रह गई। आज सानिया फराज उस घर से बाहर नहीं गई थी। वो अल्फाज लहजा ज़की को लट्ठे की तरह सफ़ेद करता चला गया। वो खामोशी से चुपके से रिसीवर क्रेडल पर रखकर आगे बढ़ जाना चाहती थी, जैसे कि कुछ नहीं हुआ हो। कुछ भी तो नहीं। अब्बा मियाँ कैसे बाबा हो गए थे। सानिया उसकी सींची हुई पूरी फसल पर कैसे हाथ डाल सकती थी और वो गुजर जाती। इंसान थी ना। मगर अब्बा मियाँ का चेहरा सामने आ गया था। वो उसके बेहतरीन दोस्त थे और दोस्तों के साथ तो धोखे, फरेब और चालबाजियाँ जेब नहीं देती। हाथ बांधे, आवाज़ पर हर मुमकिन काबू रखे वो उनके सामने जा खड़ी हुई। वो वहाँ नहीं रहना चाहती। जाए नमाज पर बैठे तस्बीह के दाने घुमाते उन्होंने इज़्तिराब के आलम में बंद आँखों को खोला था। किसकी बात कर रही हो ज़क्को? लहजे में फ़िक्र और बेचैनी थी। वो चुपचाप स्टूल पर पाँव ऊंचे करके बैठ गई और चेहरे को हाथों के प्याले में सजा लिया। अलमुनियम की खिड़कियों के पार भी अंधेरा नहीं छाया था। दूर पार से मोरों की करियत चीखें बुलंद होने लगी थी। आपकी बेटी की बात कर रही हूँ। वो इस अंदाज में हंसे थे कि ज़किया फराज को रोना सा आ गया। वो बहन है तुम्हारी ज़किया। रिश्तों के उनके नामों से पुकारा जाना चाहिए, वरना तो वो बोझ लगने लगते हैं। वो उस घर के मकीनों के लिए बोझ नहीं है। सारा मामला उन्होंने लपेट कर रख दिया। या ज़किया ने स्टूल पर बैठे बैठे अपना वज़न कई टनों में बढ़ता हुआ पाया। गहरी सांस फिज़ा में घमन खरियाँ खाकर रह गई। तो ये सब ऐसे ही होना था। फयाज मंजिल में वो जाने कब से खुद को दिलासा तसल्लियाँ दे देकर रहने पर आमादा कर पाई थी। फयाज साहब की खामोशी, लाताल्लुकी और घुटे घुटे माहौल ने उसे वक्त से पहले समझदार और बड़ा कर दिया था। वो उनकी औलाद नहीं थी। उसे इस घर में किसी भी फ़र्ज से तवक्कुआत की गठरी नहीं बांधनी चाहिए थी, मगर इंसान फितरत के ऐन मुताबिक वो ये गलती बार बार कर रही थी। राफिया बेगम किचन के फर्श पर सिसकती हुई कांच की प्लेटों को टुकड़े चुनने में मसरूफ़ थी, जो भी फयाज साहब तैश और इंतहाई गुस्से के आलम में तोड़ कर गए थे। आजकल उनका बिज़नेस नुकसान में जा रहा था और हर गुजरते दिन के साथ वह इंतहाई डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का शिकार नज़र आ रहे थे। बात बात पर फट पड़ते थे। सानिया अपने बहनों भाइयों को कोने कुदरों में भागकर छिपता हुआ देखती थी और ख़ुद अपनी जगह कमरे में खिड़की में खड़ी राफिया बेगम को की जाने वाली लान तान सुनती रहती। तुम एक जाहिल फूहड़ औरत हो। तुम जैसी औरतों को घर चलाने के तरीके सलीके नहीं आते। हर वक्त पैसे पैसे की रट।
मैं थक चुका हूँ, खुद को मशीन बना लिया मैंने। मेरी सेहत गिर रही है मगर मैं पाल गैरों की औलाद को रहा हूँ। लानत है मुझ पर, तुम्हारी फरमाइशें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, मैं कहाँ से पूरी करूँ? फयाज़, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो इतना कह रही थी कि साथ वाली बेगम शहरयार ने कार ली है क्योंकि सहूलत हो जाती है। हम भी ऐसे ही कार ले लेते, बच्चों को भी स्कूल से आने जाने में सहूलत हो जाती। कारें मुफ्त तो नहीं बांटी जा रही कि मैं जाऊं और ले आऊं, और ना ही मेरे पास कारून का ख़जाना है, कहो तो खुद को बेच आऊं। राफिया बेगम तो जैसे थर्रा कर रह गई। मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा था और वो हमेशा की तरह पतंग को देखने के सिवा कुछ ना कर सकती थी। उनका गुस्सा भी तो माचिस की तीली की तरह भड़कता हुआ और सब राख होकर ही रहता था। अल्लाह ना करे अब आप ऐसी बातें तो ना करें। तो क्या कहूँ, सच कह रहा हूँ, खुद को बेच आता हूँ। कुछ टकों में तो बिक ही जाऊँगा ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी होती रहें। जो औरत सारी ज़िंदगी कुछ नहीं कहती रहती है ना, फिर उसके वास्ते बाकी बचता भी कुछ नहीं है। एक एक करके प्लेटें टूटती गईं और कांच की ढेरी पर बैठी राफिया बेगम को अजब तरह वो घर याद आया था। चूने की सफ़ेद दीवारों, सुर्ख ईंटों के तवील सहन वाला, जिसकी दीवारों पर अंगूरों की बेलें चढ़ी थी। आबखोरों के गिर्द चोट से पानी पीकर शुक्र का कलमा पढ़ती चिड़ियाँ तक भी उनकी याद में महफूज थी। इस सब में अगर वो कुछ बोलना चाहती थी तो वो शख्सियत फराज साहब की थी। राफिया की डिबडिबाई आंखों ने सानिया को सामने खड़ा पाया। वो उनके पास बैठ गई थी, फर्श पर पाँव पसारे और कांच से बहते खून को रोकती पट्टियाँ बांधती। पहली बार राफिया बेगम को वो जवान लड़की लगी थी जिसकी हिफाजत और जिम्मेदारी उनको अपने कंधों पर कोई हिमालय की तरह लगी थी। उसे चुपचाप देखने के सिवा वो कुछ भी तो नहीं कर पाई थी। क्या देख रही हैं? वो हौले से मुस्कुराई। कितनी नरमी और सुकून था उस हंसी में। तुम कितनी जल्दी बड़ी हो गई हो ना सानिया। इंसान को बड़ा तो होना ही होता है अम्मी। मैं भला कब तक वक्त रोककर उम्र छोटी रखती। कांच समेटती वो उठ खड़ी हुई थी। मैं कल जा रही हूँ, मैंने बाबा को फ़ोन कर दिया है, वो मुझे लेने आ जाएंगे। मैं अब और ज़्यादा आप पर और आपके शौहर पर बोझ नहीं बनना चाहती। वह दरवाज़ा पार करके राफिया बेगम को सर से बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ। वो ख़ुद को काफ़ी हद तक हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। जो फ़ैसला लेने में वो हिचकिचाहट का शिकार थी वो सानिया ने पल भर में ले लिया था। जलाल सिकंदर ने उन दीवारों पर दीवानावार हाथ फेरते हुए लम्स को महसूस करने, खोजने की, परखने की कोशिश की। लोग, वक्त और जगह कभी इंसानों का इंतज़ार नहीं करती, अपनी जगह हेबत बदल लेती है, मगर वो दीवारें आज भी वही साकित और जामिद जलाल सिकंदर के मुंतज़िर खड़ी थी। दीवारें हरारत से लबरेज हैं। दीवारें भी तो कितनी बड़ी नेमत होती हैं कि कभी कभी हमारी सारी ज़िंदगी की थकन चूस लेती हैं और इंसान को खाली और हल्का करके रख देती हैं। यही उसके साथ भी हो रहा था। आंखों का खारा नमकीन पानी रुखसारों से होता हुआ मुंह में घुल सा गया था। उसका दिल चाह रहा था कि वो यहीं बैठकर चीख चीख कर रोए, सारी भड़ास निकल जाए। दीवारों के साथ लगे सफ़ेदे के फलक बोस दरख्त सर उठा उठाकर उस खूबरू और दिलकश नकुश वाले शख्स को देख रहे थे। उन दरख्तों ने जलाल सिकंदर का बचपन, लड़कपन देखा और अब जवानी देख रहे हैं। वो उसे नहीं भूले हैं। वो स्वीट होम के 16 सीढ़ियाँ बार बार गिनता है, हंसता है और छोटी उंगली से आंसू परे उछाल देता है। जलाल सिकंदर के लिए यही इमारत उसके रिश्ते और घर है जहाँ उसने अपनी ज़िंदगी के 26 साल गुजारे हैं। सानिया फ्रांस किसी डमी की तरह बेजान वजूद के साथ उस गेट से बाहर आई थी। ज़की को उस गेट से 2 छोटे बच्चे और एक बच्ची भी झांकती नज़र आई थी। वो जाने किस हाल में कार की तरफ आई थी। आखिरी बार पलटकर देखते हुए उसकी आंखें लम्हा भर को भर आई थी। सारे माली हवेली के उस पुरअसरार और दिलचस्प किरदार को उदासी से जाता हुआ देख रहे थे। सारे मंजरनामे वो इतनी रची बसी हुई थी कि अब उसके बिना तो जैसे बाकी सब अधूरा रह जाने वाला था। हाय, बाग के दरख्तों के छत्ता रसाए और सीढ़ियाँ, वहाँ कोहे काफ की परी मटर गश्त करती हुई अब नज़र नहीं आने वाली थी। ज़किया ने छोटे से गोल मटोल से बच्चे को सानी का दुपट्टा पकड़ते देखा था। सानी, चूहे की नानी, कहाँ जा रही हो? राफिया बेगम ने सारे बच्चों को पीछे हटा लिया था। जाने वाले को वो नहीं रोकने वाली थी। वो धम से आके गाड़ी की पिछली सीट पर गिरी थी। उसका सारा वजूद जैसे हौले हौले कोलंज के मर्ज की तरह लरज़ रहा था। ज़की चाह कर भी उसके कंधों पर हाथ नहीं रख पाई थी। वो तो अभी तक उन कैफियत के ज़ेर असर थी जब अब्बा मियाँ उसके सर पर खड़े उससे पूछ रहे थे, ज़को, चलोगी मेरे साथ? वो समझी थी शायद उर्दू बाज़ार जाना हो, जहाँ वो अक्सर पब्लिशर्स की दुकानों पर किताबें ख़रीदने जाया करते थे।
फुटपाथ के किनारों पुरानी किताबों के ढेर के पास खड़े गिर्द आलूद किताबों की मिट्टी झाड़ते, वर्क गर्दानी करते और फिर कॉटन में पैक करके कार की डिग्गी में डाले घर ले आते। वो कल वाली कॉल यकसर भूल चुकी थी, तो क्या सानिया फराज उसकी याददाश्त के खानों से निकल चुकी थी। कहाँ जाना है, नाखून फाइल करती वो बहुत मुतमईन नज़र आई थी। हैदराबाद जाना है। और यहीं आकर याददाश्त का बल्ब रोशन हुआ था और वो सारी कथा का सुराग पा गई। ठीक है, चले अब्बा। पाँव मन मन के भारी हो रहे थे। सोचे वजूद के गिर्द जाल सा बुनने लगी थी। जाने वो कैसी होगी। मुझे उसके साथ अब्बा मियाँ के अलावा क्या क्या शेयर करना पड़ेगा। मैं अपने कमरे में उसे हरगिज़ भी जगह नहीं दूंगी। मेरी भला से वो जहाँ भी रहे। वो सब कुछ तय करके आई थी। अब सानी का बगौर जायज़ा ले रही थी। मोटी काली आंखें, सतवा नाक और काबिल कबूल नकुश के साथ वह सांवले रंग की लड़की, जिसमें किसी को भी पहली नज़र में मुतासिर करने वाली कोई भी खासियत नज़र नहीं आती थी। जाने क्यों उसे देखकर ज़की के दिल में सुकून की लहर दौड़ती चली गई। फिर वही बात, हाय री फितरत, मैं और सिर्फ मैं। जलाल सिकंदर ने सर सब्ज़ लॉन की मिट्टी की भरभरी खाक को हाथों की उंगलियों से गुजारकर कुछ महसूस करने की कोशिश की। ये मिट्टी तो उसकी गोरी सहेली थी, खुशबूदार, रासदार। जब ज़ात की चटखनियाँ टूट कर गिरती हैं तो इंसान वहशत में मुब्तला होकर कोई ना कोई जाए पनाह ढूंढ रहा होता है। इस मिट्टी में उसे पनाह मिलती थी। वो यहीं लेट जाता था और मिट्टी माँ हो जाती, उसके सारे दुख दर्द समेट लेती थी। वह अपनी ज़ात के सारे सवाल लेकर घूमता रहता। लेडी फहमीदा उसे खुसूसी तवज्जो से नवाजती थी। स्वीट होम के सारे बच्चों में वो अलग थलग और मुनफरद नज़र आता, खामोश तबा और अपने काम से काम रखने वाला बच्चा उनका पसंदीदा तरीन था, जिसको वो खुसूसी तवज्जो और हमदर्दी से नवाजा करती थी। फहमी मैम, मेरी अम्मी कैसी थी? वो कोहे काफ की परियों जैसी थी, हसीन। उनके सियाह बाल वाकई ज़मीन को छूते थे। हाँ जलाल, वो बहुत ही खूबसूरत बालों की मालिक थी और उनके बालों में गुलाबों की कलियां अटकी रहती और वो हर शाम हीर वारिस शाह गाती रहती थी। उनकी आवाज़ के सोज और हुज़न की वजह से गूंजे अपनी दरार से बिछड़ जाती। फहमीदा किस्से कहानियों की शिदाई थी और उन्होंने जलाल सिकंदर के गिर्द भी हकीकत की तलखी के बजाय तख्लील तस्वुर की हसीन और जमील चार दीवारी कायम कर दी थी, ताकि उसके आगे की ज़िंदगी सहल हो। ज़िंदगी तख़य्युल के आसमान तले वाकई कभी कभार सहल हो भी जाया करती है। पहले शुकूक और शोबात दिल से चिमटे रहते थे, मगर बाद अज़ा दिल और दिमाग सब तस्लीम कर लेते। वो दिन ब दिन उन्हें हैरान करने पर तुला नज़र आता। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, उसमें शऊर और पुख्तगी बढ़ती जा रही थी। वो अपने सारे काम खुद करने लगा था। अपने मैले कपड़े तक खुद धोता नज़र आता। मैं धो दूँगी जलाल, ये मेरी ड्यूटी है, इसके मुझे पैसे मिलते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कपड़े मत धोया करें। उसकी बातों पर हैरान हो जाती थी। मगर क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरी मैल कोई दूसरा धोए। जो मेरी चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी है लेडी। स्वीट होम के तवील रोशन बरामदे में आयरन स्टैंड के पास वो अपने कपड़े इस्त्री करने खड़ा होता था, तो पास पड़ा बाकी बच्चों के कपड़ों का ढेर भी प्रेस करके हैंग करता जाता था। सुबह फजर और असर की नमाज के बाद वो वाटर टैंक थामे पौधों को पानी देता हुआ मसरूफ़ नज़र आता। बस एक चीज़ अभी भी तब्दील नहीं हुई थी कि वो सवाल करना नहीं भूला था। फ़कत इतना हुआ था कि सवालों की नोयत बदल गई थी। लेडी, जिनके माँ बाप नहीं होते वो बच्चे लावारिस होते हैं ना? नहीं जलाल, सिर्फ माँ बाप से तो रिश्ता नहीं होता, सारी की सारी कायनात से हम रिश्ते में बंधे होते हैं। पेड़ फूल पहाड़ भी हमारे रिश्ते हैं। उनको वक्त दो, उनकी सुनो और उन्हें कुछ सुनाओ, ये तुम्हें ज़रूर जवाब देंगे। वो ऑमलेट को कांटे से फेंटता कितना दिल गिरफ्ता सा नज़र आने लगता। लेडी, दुनिया माँ बाप का नाम और रिश्ता चाहती है। दुनिया के हर सवाल पर तवज्जो नहीं दी जाती। दुनिया के सामने तो अपनी मन मर्जी की जाती है। हम तुम दुनिया को राज़ी रख ही नहीं सकते। स्वीट होम की 16 सीढ़ियों पर बैठा वो दुनिया की सोच को अपनी याददाश्त से हज़फ करने पर अमल पीरा नज़र आता। मुझे ज़िंदगी का मकसद समझ नहीं आता। वो बच्चों में खाना तकसीम कर रही होती और वो साथ साथ चलता हुआ उनसे अपने सवाल और जवाब जारी रखता। पगले, बेमकसद जीना भी कोई जीना होता है? मकसद लेकर जीना सीखो, मेहनत में जुट जाओ। ये सारा स्वीट होम तुम्हारा ख़ानदान है, समझो तुम्हारी रियासत है। तुम इनके लिए तो कुछ करो ना। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लिया था
और मेहनत व लगन को अपना व तेरा बना लिया था। स्कूल की हर जमात में अव्वल आने के साथ साथ वो कॉलेज में भी अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहा था। जब भी वो कोई मेडल लेकर आता, लेडी फहमीदा उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर उसकी पेशानी को चूम लेती थी। होम के शेल्फ तुम्हारे मेडल्स और शील्ड से भर चुके हैं। रोशन सितारा को तुम पर फ़ख्र है। रोशन सितारा का फ़ख्र लालटेन की तरह चमकने लगता था। मैं और भी मेडल जीतने का इरादा रखता हूँ। हम और भी शेल्फ बनवाने का सोच रहे हैं। जलाल सिकंदर का वो ख़ानदान था, हवाला था, जिससे वो पहचाना जाता था, जिसे उसके वालिदैन झोले में लावारसों की तरह फेंक गए थे। उसे उस ख़ानदान ने अपनाया था। आज 26 साल बाद वो उस ख़ानदान के लिए वापस आया था। जलाल सिकंदर, जो माहिर आर्किटेक्ट था और जिसका काम देखने वालों पर सहर तारी कर देता था, आज वो उन्हीं दीवारों, पेड़ों, बरामदों, सीढ़ियों में लम्स ढूंढ रहा था। और सारे के सारे उसे आज भी वहीं मिले हैं जहाँ वो उन्हें छोड़ गया था। वो कार पोर्च के पास खड़ी, बैग थामे, अंदर से आने वाले आवाज़ों को बखूबी सुन रही थी। वो शायद उसे अंदर बुलाना भूलकर किसी नई बहस में उलझ गए थे और वो ढीठों की तरह खुद अंदर जाने का सोच रही थी। अब्बा मियाँ, मैं अपना कमरा शेयर नहीं करना चाहती। आपको पता है ना कि मेरी नेचर कितनी पॉसेसिव है। अब्बा मियाँ आज ज़किया की ये जोन देखकर हैरान हुए थे। मामला फहमी और समझदारी उसमें कूट कूट कर भरी थी, मगर आज वो इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही थी, वो समझने से कासिर थे। ज़क्को, वो घर छोड़ कर आई है। ये इतना छोटा फ़ैसला नहीं था और वो कोई अजनबी भी तो नहीं है। कम अज़ कम मुझे तुमसे इस रवैये की तवक्को हरगिज़ भी नहीं थी। तुमने मुझे मायूस किया है। वो वापस पलटे ही थे जब वो बैग थामने किसी खौफज़दा हिरनी की तरह उन्हें लाउंज के दरवाजे पर खड़ी हुई नज़र आई। आओ आओ बेटा, ये तुम्हारा अपना ही घर है। वो झिझकते हुए ज़रा आगे की तरफ आई थी। आप फ़िक्र मत करें, मैं अकेले रहने की आदी हूँ। वह मैं 12 साल अकेली रही हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं अंधेरों से खौफ में मुब्तला नहीं होती। गहरे सांवले रंग की वो लड़की अब कितनी बहादुर और निडर लग रही थी, जो पिछले 4 घंटों में दुपट्टा मुंह पर दिए हिचकियों से रोती सिसकती हुई आई थी। अब्बा मियाँ उसे मेहमान खाने में ले आए थे। हल्के क्रीम कलर की पेंट वाली वो दीवारें सानिया फराज को बहुत भाई थी। दीवारें भी कितनी अच्छी सहेली होती हैं, जो कि आपके सारी थकन, बेचैनी, अस्तराब को चूस कर शांत कर देती हैं। और उसे तो वैसे भी दीवारों से टेक लेकर बैठने की पुरानी आदत थी। कब से थी और क्यों थी, ये बात तो उसकी याददाश्त से तकरीबन महू हो चुकी थी। तुम्हें खाने में क्या पसंद है? वो अब्बा मियाँ को क्या बताती कि 12 सालों में ये सवाल कभी उससे नहीं पूछा गया था, वरना ज़रूर उन्हें दुरुस्त जवाब दे पाती। मैं रिस्क को ना नहीं कहती, सब खा लेती हूँ बाबा। फराज साहब की समातों में लफ्ज़ बाबा ने रस घोल दिया था। वो उसके हाथ पकड़कर बैठ गए थे। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ सानिया। मैंने तुम्हारे बारे में हर खबर तो ज़रूर रखी, मगर ख़ुद तुमसे मिलने नहीं आ सका। मुझे यकीन है तुम मुझे माफ़ कर दोगी। वो ज़िंदगी में पहली बार ये अंदाज़ देख रही थी और लफ्ज़ सुन रही थी। मैं कभी किसी से नाराज़ नहीं होती बाबा, अम्मी से भी नहीं, आपसे भी नहीं। मैं ऐसे 2 लोगों से कैसे नाराज़ हो सकती हूँ जिन्हें अपनी अपनी औलादों ने मसरूफ़ कर रखा है। वो ज़माना शनास शख्स थे। अपनी बेटी के अल्फाज में छिपी महरूमी, हसरत और एहसास कमतरी को एक पल में बूझ गए थे। फराज साहब को अब खबर हुई थी कि सारी ज़िंदगी वो ज़किया फराज को उसके सवाल का गलत जवाब देते आए थे। उन्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो सानिया फराज से थी। वाओ, कभी कभी शॉर्ट नॉवेल्स भी कितने अच्छे लगते हैं। अभी मैंने ओनली हाफ़ ऑफ द नॉवल रीड किया है, अभी हाफ़ बाकी है रीड करना, जो मैं कल रीड करूँगी। और मैं सच कहूँ, मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती। मैं नावल को आगे और रीड करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैंने और रीड किया तो मैं कल इसे एडिट नहीं कर पाऊँगी। तो मैं इस नावल को यहीं रोकती हूँ ताकि बाकी का हाफ़ मैं कल रीड करूँ। और मैं आपको बताऊँ, नावल बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा है। चूँकि अभी ये नावल चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लिखा है, इतना बेहतरीन लिखा है कि मैं क्या ही तारीफ़ करूँ। बाकी की तारीफ़ आप कमेंट में कीजिएगा। तब हम मिलेंगे कल आगे की कहानी के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको क्या नावल अच्छा लगा या नहीं। ओके, टाटा बाय।